Hello everyone, welcome to Abstract Learning YouTube channel and welcome to 40 Days Challenge for the Board. And I'm so excited that we are ending the series and that is our day 40 and I have completed all my commitments regarding this series that every day I will upload a video. I have done those things. Every day video is coming for you and every topic we have covered that is important for you to get at least 60%, 70% marks in your boards. So yeah, that is our last टॉपिक ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट इज द बेस थ्योरम। 5-6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, केस स्टडी का सवाल भी वो पूछता है। ठीक है, आपको अगर इसमें स्पेशली अलग से हेल्प चाहिए तो इसके लिए मैं अलग से एक और लेक्चर बना दूंगा जिसमें केस स्टडी के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। बट अभी तो हाँ, मैंने आपको एक लिया है क्वेश्चन काइंड ऑफ कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप समझते हैं, देखो इतना सब कुछ अपने को रायता नहीं पढ़ना है। ठीक है, कौन क्या चीज है ध्यान से समझते हैं। बेसिकली मतलब क्या है अपने पास, देखो मेरे पास एक इवेंट्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं गाइस, E1, E2, E3, E4, E5, E6 एंड ऐसे करते करते En नंबर ऑफ इवेंट्स है। ये सारे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव मतलब सबका यूनियन करें तो पूरा सैंपल स्पेस आपको दिख ही रहा होगा, आ रहा है। एंड एक्सक्लूसिव भी हैं, कोई भी किसी के साथ कंबाइन नहीं कर रहा है, कोई ऐसा नहीं बनाया मैंने कि ऐसे कट कर रहा है ना एक दूसरे को, सब लोग सेपरेट हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। हमें कोई एक इवेंट है ए, है ना, जो अकर हो रहा है। एक कोई इवेंट है ए जो अकर हो रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे प्रोबेबिलिटी बताना है किसी इवेंट E1 के अकर होने का। एंड वी ऑलरेडी नो ए इज अकरिंग। तो अपन क्या जानते हैं, अपन जानते हैं कि E1 इंटरसेक्शन ए अपॉन P ऑफ ए, है ना गाइज, यही होता है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, तो हमने बोला कि ऊपर तो सही लिखा हुआ है, ऊपर तो सही लिखा ना अपन ने, E1 इंटरसेक्शन ए। कैसे लिखते हो आप उसको, वापस से कंडीशनल में कन्वर्ट कर दो कि डेट कैन बी रिटन एज P ऑफ E1। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, डेट शुड बी E1 बाय ए, नॉट लाइक दैट। ऐसे लिखते हैं ए बाय E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। और डिवाइडेड बाय P ऑफ ए। देखो P ऑफ ए का मतलब है टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या मतलब है इसका, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि P ऑफ ए बाय E1 इंटू P ऑफ E1। इसका मतलब क्या है, ए का प्रोबेबिलिटी दैट E1 इज ऑलरेडी हैपनिंग, यही तो मतलब है कि नहीं। फिर ऐसे ही साथ में ए का प्रोबेबिलिटी जब E2 भी हो रहा है, अरे सारे इवेंट्स तो करवाने ही है ना अपने को। और ऐसे डॉट 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 En तक चलता जाएगा। अरे यही होना चाहिए कि नहीं गाइस। ठीक है, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही है। तो कैसे इसको यूज कैसे करेंगे, देखो ये समझ में भी ना है कोई नहीं, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये सवाल दिया कि 2 कंटेनर है मेरे पास, है ना, एक ये रहा और एक ये रहा। 3 रेड 4 ब्लैक और 5 ब्लैक और 2 रेड्स। ठीक है, ये बॉल्स हैं। ठीक है, हमने बोला कि 1 बॉल is drawn from a bag and it founds to be red and it founds to be red and it's coming from and it's coming from and it's coming from bag 2।
हमने बोला एक बॉल निकालनी है और वो बॉल ना बैग 2 से आ रही है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यार बड़ी सिंपल सी बात है, आप देखो अभी बेस को छोड़ दो, आप सोचो ही मत। बैग 2 से आ रही है, रेड बॉल आ रही है, तो आप बोलोगे 2 रेड बॉल हैं, 7 टोटल बॉल्स हैं, 2/7, है ना। अपॉन, यहां लिख लेता है 2/7 अपॉन, ठीक है। ये बॉल टोटल नीचे लिखना होता है हमेशा प्रोबेबिलिटी में, बैग 1 से भी आ सकती थी तो हमने लिखा 4, कितनी रेड है उसके पास, 3, है ना। 3 रेड है, 7 बॉल है। और बैग 2 से भी आ सकती थी, तो 2/5 आंसर हो गया। लेकिन वो नंबर थोड़ी ना दे देगा इतनी जल्दी आसानी से, है ना। ये तो आपके मैंने लिए बता दिया। समझना कैसे है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल इज कमिंग फ्रॉम बैग 1। अब हम किसी को भी बायस नहीं कर रहे हैं, दोनों से बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। दोनों से बॉल चूज करने की किसी को भी ज्यादा वेटेज नहीं दे रहे हैं। जब आपके सामने 2 बॉक्स रखे हुए हैं, दोनों एक जैसे रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें से ज्यादा किसी को वेटेज दे दिया, दोनों इक्वल है। बॉल ए कौन है, बॉल इज रेड, बॉल इज रेड। फिर बोला है उसने कि बॉल इज कमिंग फ्रॉम E2, E2 से आ रही है और हमें पक्का पता है कि वो रेड है, तो मुझे ये चाहिए गाइस। मुझे कौन चाहिए, E2/A चाहिए। तो मैंने बोला यार भाई लिखो जल्दी से बताओ कितना बताएं। हमने बोला यार अपने को लिखना आता है P(E2)/A, जो होता है ना वो P(A)/E2 इंटू P(E2), नीचे P(A)/E2 इंटू E2। और ऐसे ही वो हो सकता था बैग 1 से भी आई हो। तो इतना कहानी गाइस अपने को लिखना पड़ेगा, है ना। और P(A)/E2 कितना है, कहाँ गया अपना। अच्छा हमने ये तो लिखा ही नहीं, लिखता है। इसका मतलब क्या है गाइस, बॉल इज रेड कमिंग फ्रॉम E2। तो E2 से आ रही है, ये पक्का है, E2 से आ रही है, तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/7 गाइस। 2 रेड है ना, टोटल 7 बॉल है, 2/7, ये 1/2 है ही। आप P(A)E2, तो ये तो भाई है सेम। अच्छा बॉक्स 1 से आ रही है, बॉक्स 1 से आ रही है, कहाँ है बॉक्स 1, रेड कितनी है, 3, तो 3/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/7, तो लिख लेते हैं 3/7, 1/2 गाइस। आंसर तो वही आना है जो वहां आया था हमारा, 2/5। ठीक है, ये मतलब है आपका कंडीशनल का। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, वहां से और आइडिया हो जाएगा। देखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आइदर नोज द आंसर और गेस। तो मैंने बोला इवेंट 1 है नोज द आंसर, ठीक है। इवेंट E2 है गैस दी आंसर, गैस करता है वो। बोल रहा है 3/5 प्रोबेबिलिटी है ही नोज द आंसर, मतलब P(E1) है गाइस 3/5। P(E2) नो, गैस करता है वो बाकी बची हुई 2/5। फिर बोल रहा है अज्यूमिंग दैट द स्टूडेंट हु गैस आंसर विल बी करेक्ट। अच्छा, तो गैस कर रहा है और आंसर क्या है, करेक्ट। तो मैंने बोला ए एक इवेंट है, आंसर इज करेक्ट, है ना। तो अपने को जो उसने दिया है गाइस, अपने को दिया है देखना कि P ऑफ आंसर क्या है, जानता है वो, ठीक है। तो P(E1) इट इज करेक्ट, ठीक है। आंसर जानता है तभी मार्क कर रहा है वो, तो वो करेक्ट है ही, इसका मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है इस बात की, देखें। अच्छा इस बात की नहीं लिखी है उसने, गैस वाले की लिखी है 1/3, ओके। तो पहले मैं एक बार आपको वो लिख के बताता हूं कि P ऑफ गैस था E2/A 1/3। अब इसमें यहाँ पे एक किक वाला पॉइंट है ना, इसको मार्क कर लेना कि यार E1 आंसर जानता है वो, इस बात का प्रोबेबिलिटी बताओ, और आंसर इज करेक्ट। जब आंसर करेक्ट ही है तो आंसर जानेगा ही वो, है ना। मतलब एक ही होगी, 110% बनेगा कि नहीं। अरे नोज द आंसर व्हेन आंसर इज करेक्ट, जब मुझे पता है आंसर करेक्ट है मेरा, तो आई ऑलरेडी नो इट। तो उस बात का चांस क्या है, पूरा 100% है, तो डेट इज प्रोबेबिलिटी 1। समझ में आया, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर
given that he answered it correctly. Okay. Student knows the answer given that he answered correctly. तो स्टूडेंट, हमने ये गलत लिख दिया आई गेस ना, ये गलत लिख दिया है। ये कौन है? ए बाय ई वन है। आंसर इज करेक्ट एंड ही ऑलरेडी नोज। हाँ, अब सही है ना कि आंसर करेक्ट है और वो जानता है उस बात को पहले से ही, तो एक 100% चांस है। और दूसरा है आंसर करेक्ट है बट वो गैस कर रहा है, तो उसका 1/3। पूछा गया है कि उसको आंसर जानता है वो, जब आंसर करेक्ट है तो इस बात का प्रोबेबिलिटी कितना होगा गाइस? ये होगा पी ऑफ ए बाई ई वन इंटू पी ऑफ ई वन, P ऑफ A बाई ई वन इंटू पी ऑफ ई वन। ठीक है, देन उसके बाद क्या आएगा? प्लस P ऑफ A बाई ई टू इंटू पी ऑफ ई टू। सॉल्व कर दो यार कैलकुलेशन। P ऑफ A बाई ई वन 1 था, P ऑफ ई वन कितना था? ये तो भूल गए कितना लिखा था। P ऑफ ई वन 3/5 अपॉन ए बाई ई वन कितना है? ए बाई ई वन 1 है, 3/5 सेम नंबर ही है। ए बाई टू कितना है गाइस? 1/3, और ये था 2/3 गैस के लिए। तो बस इसको सॉल्व करो। अम, हो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3 अपॉन, है ना, यहाँ रह जाएगा 1, 3/5 तो मैं कैंसिल, 1/5 कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ कौन रह जाएगा गाइस? 3 प्लस 1/5 कैंसिल किया तो 2/3, तो ये हो गया 9/11। ये आंसर आना चाहिए यार अपना। आई होप करेक्ट है ना? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है, चेक कर लीजिएगा। 9/11 वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा बेस थ्योरम का मतलब क्या है ना? आप वीडियोस को पॉज करके थोड़ा सा मेरे वर्ड सुनिए ध्यान से, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना, मुश्किल भी है रिलेटिवली। तो पॉज करके बात ध्यान से सुनिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिएगा, पूछिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाओ यार, है ना? चैनल सब्सक्राइब करो सो डैट ऐसे ही हम लोग अच्छे अच्छे सीरीज आपके लिए बना सकें, जेई के लिए, है ना, और अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ये सीरीज तो कंप्लीट हो गया, इसके आप बात मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा और सीरीज स्टार्ट करना है, और बोर्ड्स की प्रिपरेशन में और क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।